हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमजे फिजिक्स। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स गोज़ टू थेल्स ऑफ ब्रिटिश ग्रीस अराउंड 600 BC। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज की जो डिस्कवरी है उसका जो क्रेडिट है वो ग्रीस को जाता है। यानी ग्रीस में सबसे पहले चार्ज की खोज हुई थी, वो भी लगभग 600 BC। और इसमें ये भी बताया गया है कि जब हम एम्बर रब्ड विथ ऊल, और यानी एम्बर को जब हम लोग सिल्क या ऊल से रगड़ते हैं या रब करते हैं तो वो फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, ये लाइट यानी हल्के ऑब्जेक्ट्स को, हल्की वस्तुओं को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो फिर अब इसमें आगे ये दिया हुआ है कि द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एम्बर। ठीक है, आगे फिर ये कह रहा है इसमें कि मैनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वेर नॉन विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रॉ, पिथ बॉल्स एंड बीट्स ऑफ पेपर्स। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट। यानी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे कि हो गए हमारे लाइट ऑब्जेक्ट्स में स्ट्रॉ हो गए, पिथ बॉल्स हो गए, बीट्स ऑफ पेपर्स हो गए। ये सब जो है इसे जब रगड़ने पर ये क्या करते हैं, छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। और इस तरह की एक्टिविटी आप खुद से भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर में भी दिखाया है। मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फिर आगे लिखा हुआ है कि यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट। कट आउट लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स ऑफ वाइट पेपर एंड लाइटली आयरन देम, टेक देम नियर अ टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर। मतलब आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ले लें और उसे अच्छी तरह से ऊपर में आयरन चढ़ा दें, मतलब इस्त्री कर दें उसे। जिससे फिर क्या होगा कि जब आप टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर के सामने यदि आप ले जाओगे उसे, तो फिर वो क्या होगा कि वो अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब उसकी स्क्रीन के साथ वो चिपक जाएगा। तो यू विल सी दैट द स्ट्रिप्स गेट अट्रैक्टेड टू द स्क्रीन, इन फैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर अ वाइल। यानी ये भी होता है कि वो बहुत देर तक वो स्क्रीन के साथ चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, फिर आगे ये कह रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट इफ टू ग्लास रॉड्स रब्ड विद ऊल और सिल्क क्लॉथ आर ब्राउड क्लोज टू इच अदर दे रिपेल इच अदर। यानी ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब दो ग्लास रॉड को ऊल से या सिल्क से, ठीक है, उसे रब किया जाए तो फिर वो दोनों क्या होते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज, नज़दीक आ जाते हैं। नज़दीक लाने पर वो दोनों रिपेल हो जाते हैं, दे रिपेल ईच अदर। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ वूल और टू पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ विद विच द रॉड्स वेर रब्ड ऑल्सो रिपेल ईच अदर। यानी फिर यदि हम उसे ऊल या क्लॉथ से फिर से रॉड को हम रब करें तो ऐसा ही भी देखा गया है कि वे दोनों रिपेल करते हैं। और इस तरह से ये भी है कि हाउएवर द ग्लास रॉड एंड ऊल अट्रैक्टेड ईच अदर। यानी जो ग्लास रॉड है फिर ऊल, उन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हो गए हमारे सिल्क थ्रेड और ये हो गए ग्लास रॉड। अब इसे जो है रब किया गया है, तो रब किया गया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इसमें देखो ये सिल्क थ्रेड है और यहाँ पे प्लास्टिक रॉड है। यहाँ पे ग्लास रॉड था, यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक रॉड है। इसे फिर रब किया गया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सिल्क थ्रेड है, यहाँ पे ग्लास रॉड को यहाँ पे रब किया गया। तो अब देखो ग्लास रॉड पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आया था और इस पर एक प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आया था। फिर इन दोनों को जब एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है तो दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये हो गए नेगेटिव चार्ज, ये हो गए नेगेटिव चार्ज, दोनों में हो गए रिपल्सन। फिर इसी तरह से यह यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों में रिपल्सन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों में क्या हो गए, अट्रैक्शन। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है और लिखा भी गया है कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आगे इसमें ये चीज़ समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे में यही चीज़ ये कहा गया है कि चार्ज की जो पोलैरिटी की बात की जा रही है कि पोलैरिटी में ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ विच डिफ्रेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। यानी ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण चार्ज को वो दो कैटेगरी में या दो भागों में बांटे या दो उसके काइंड्स हो जाते हैं चार्जेस के, तो एक उसे पोलैरिटी ऑफ चार्जेस कहा जाता है। जिस तरह से हम लोग एक को पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं और एक को बनाते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे फिर ये कह रहा है
कि इसमें जो चार्ज का जो नाम दिया गया था कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो इसके बारे में ये कहा रहा है कि देयरफॉर द चार्जेज वेयर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी फ्रैंकलिन के द्वारा जो है ये मतलब ये बताया गया कि एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, जैसा कि इसमें ये बताया भी गया है कि वी नो दैट व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव नंबर टू अ नेगेटिव नंबर विद द सेम मैग्नीट्यूड द सम इज जीरो। जैसा कि हम लोग एक पॉजिटिव नंबर में एक नेगेटिव नंबर जोड़ते हैं तो फिर यानी सेम नंबर में जोड़ते हैं, जैसे हमारे पास मान लो कि हो गए +5, ठीक है। अब जैसे हो गए +5 और इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है -5, तो एक पॉजिटिव नंबर हो गया और एक नेगेटिव नंबर हो गया, तो इसका सम क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे यह है कि दिस माइट हैव बीन द फिलॉसफी इन नेमिंग द चार्जेज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब इसके पीछे यही एक फिलॉसफी रही होगी चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव करने के लिए। बाय कन्वेंशन द चार्जेज ऑन अ ग्लास रॉड और कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड ऑन प्लास्टिक रॉड सिल्क इज टर्म्ड एज नेगेटिव। इफ एन ऑब्जेक्ट possesses an electric charge it is said to be electrified, और यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, चार्ज आ जाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये तो चार्ज हो गया है या तो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, ठीक है। आगे व्हेन इट हैज़ नो चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आज जब इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। फिर आगे आप देखते हैं, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बहुत वर्षों पहले ऐसे होता था, या बहुत साल पहले ऐसा माना जाता था, बहुत वर्षों पहले, कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि इन ओल्डन डेज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेर ट्रीटेड एज सेपरेट सब्जेक्ट्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डील्ड विथ चार्जेज ऑन ग्लास रॉड्स, कैट्सफर्स, बैटरीज, लाइटनिंग etc, while magnetism described interactions of magnets, iron fillings, compass needle etc, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस चीज़ की व्याख्या करता है, मतलब ग्लास रॉड पे जो कितना चार्ज है, बैटरी से, लाइटनिंग से इत्यादि इस सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। लेकिन मैग्नेटिज्म जो है वो फिर मैग्नेट से, आयरन फिलिंग से, कॉम्पास नीडल से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1820 में एक हमारे साइंटिस्ट हुए, डेनिस साइंटिस्ट थे वो, ऑर्स्टेड, ठीक है, ऑर्स्टेड। उन्होंने क्या किया कि एक कॉम्पास नीडल लेकर जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कॉम्पास नीडल होता है जिसमें वो मैग्नेट लगा होता है और उसे इलेक्ट्रिक करंट यानी उस मतलब लाइव वायर, या हम ये कह सकते हैं कि जो करंट में हम जब करंट किसी वायर में जब करंट को हम फ्लो करवा देते हैं और उसके नज़दीक या उसके निकट जब हम एक कॉम्पास नीडल ले जाते हैं तो उसमें हम डिफ्लेक्शन देखते हैं। फिर ये ऑब्जर्वेशन किया था ऑर्स्टेड ने, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन ऑर्स्टेड ने किया था। फिर बाद में एम्पियर और फेराडे आए, फेराडे ने इस बात को, इस ऑब्जर्वेशन को क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है। और ये भी उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेज जब मोशन में होते हैं तो वो फिर मैग्नेटिक फील्ड और जो मूविंग मैग्नेट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। दो बातें यहाँ पे हमें देखने को मिली कि एम्पियर और फेराडे के द्वारा भी इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट किया गया। इसमें यह कहा गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, कि इलेक्ट्रिक चार्जेज जो मोशन में होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज जब मोशन में होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और जो मूविंग मैग्नेट होते हैं, ठीक है, और जो मूविंग मैग्नेट होते हैं, मूविंग मैग्नेट जैसे ये हो गए मूविंग मैग्नेट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मूविंग मैग्नेट होते हैं, मूविंग मैग्नेट वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। फिर आगे कि द यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड व्हेन द स्कॉटिश फिजिसिस्ट मैक्सवेल एंड द डच फिजिसिस्ट लॉरेंज पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी वेयर दे शोड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ दिस टू सब्जेक्ट्स, यानी बाद में फिर और एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मैक्सवेल और एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था लॉरेंज, वो डच के थे, और उन्होंने ये दिखाया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक जो है वो इंटरडिपेंडेंस है, यानी एक दूसरे पर क्या है वो निर्भर है, ठीक है, एक दूसरे पर क्या है वो इंटरडिपेंडेंस है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। बाद में इन्होंने इस बात को समझाया भी। तो इसे फिर कहा गया आगे जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट के लिए जिम्मेवार है या रिस्पॉन्सिबल है, और मैग्नेटिज्म या मैग्नेट जो है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेवार है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है, हम ये कह सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फेनोमेना अकरिंग अराउंड अस कैन बी डिस्क्राइब अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जितने भी हमारे सारे फेनोमेना होते हैं आप आसपास में उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर जो है हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं उसे। वर्चुअली एवरी फोर्स दैट वी कैन थिंक ऑफ लाइक फ्रिक्शन, केमिकल फोर्स बिटवीन एटम्स होल्डिंग the matter together, and even the forces describing processes occurring in cells of living organisms have its origin in electromagnetic force, यानी जितने भी सारी अभी मैंने बातें कही है उसका सब का जो सोर्स है वो या ऑरिजिन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है,
फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर है, यानी हमारी प्रकृति में ये एक मूलभूत हम कह सकते हैं कि ये फोर्स है। आगे फिर मैक्सवेल पुट फोर इक्वेशंस दैट प्ले द सेम रोल इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल लॉ प्ले इन मैकेनिक्स। जिस तरह से मैकेनिक्स में हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं और न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उसी तरह से क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस आगे मैक्सवेल ने दिए थे, और हालांकि हम लोग इसी क्लासेस में और इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल के इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में। तो उससे ये बात साबित हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और उन्होंने ये क्लेम किया कि ही क्लेम दैट द साइंस ऑफ ऑप्टिक्स इज इंटीमेटली रिलेटेड टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी जो साइंस ऑफ ऑप्टिक्स यानी जो लाइट से रिलेटेड जो कुछ विज्ञान है वो संबंधित है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से, ठीक है। फिर आगे द साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो साइंस है वो आजकल के जो आधुनिक युग है और आधुनिक सभ्यता का जो डेवलपमेंट या विकास जो हो रहा है उसका एक फाउंडेशन है, एक जड़ है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिखा भी गया, मैं बता भी रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पावर हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गए, रेडियो, टेलीविजन एंड जितने भी वाइड वैरायटी ऑफ द प्रैक्टिकल अप्लायंसेज यूज्ड इन डेली लाइफ, ठीक है। सबका जो बेस है, मतलब सबका जो बेस है या प्रिंसिपल ऑफ साइंस हम कह सकते हैं, वो सारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे डिपेंड है, यानी उसका ये फाउंडेशन है। ऑल्दो charge particles in motions exert both electric and magnetic forces in the frame of reference where all the charges are at rest. The forces are purely electrical. You know that gravitational force is a long range force. Its effect is felt even when the distance between the interacting particles is very large because the force decreases inversely as the square of the distance between the interacting bodies, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया, जैसा कि ग्रेविटेशन फोर्स में हम लोग जानते हैं कि ये मास पर डिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड होता है कि मास को बढ़ाने पर ग्रेविटेशन फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है और डिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होता है कि जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो घटती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी सेम कंडीशन है कि चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड होते हैं उसे बढ़ाने पे जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, और फिर डिस्टेंस चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बढ़ाने पर जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो घटती है, ठीक है। फिर हम लोग आगे कूलम्स लॉ में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये था आज इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। कल हमने इंट्रो पढ़ा था और ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया। अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, इसकी पोलैरिटी एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। और इसमें ये देखा कि जो सिल्क थ्रेड से जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं तो एक पे पॉजिटिव आता है, फिर सिल्क थ्रेड से जब ये प्लास्टिक रॉड को जब रगड़ते हैं तो फिर एक पे नेगेटिव आता है। तो इस तरह से हमने चार्ज की जो ऑरिजिन है वो कैसे होती है और चार्ज जो है वो जो सबसे पहले कहाँ कॉइन किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी का जो नाम है कैसे पड़ा, तो इलेक्ट्रॉन से आया है, ये इसका मतलब एम्बर होता है, ग्रीक से में सबसे पहले ये बताया गया था, ठीक है, इस फैक्ट को। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में कि इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पे दे रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनाया जाता है, इसका क्या कुछ फंक्शनिंग है, कैसे ये वर्क करता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।